हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेसन नंबर अपन का 5 चल रहा था साइंस में, और साइंस का जो लेसन नंबर 5 था उसमें हमने अम्ल और क्षार के बारे में देखा था। अम्ल और क्षार क्या होते हैं इसके बारे में हमने बेसिक रूप से जाना था। अम्लों के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करूँ तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने बेसिक देख लिया था। और मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जिसने भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्ञान 60 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अम्ल और क्षार की कुछ संकल्पनाएं हैं। तो उसमें सबसे पहली संकल्पना के बारे में अपन पढ़ेंगे, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अम्ल क्षार को परिभाषित किया गया। तो सबसे पहला जो संकल्पना प्रस्तुत की गई थी वो थी आर्यनीय संकल्पना। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कौन सी थी? आर्यनीय संकल्पना। आर्यनीयस संकल्पना यानी अम्ल और क्षार के बारे में परिभाषित किया सबसे पहले किसने? आर्यनीयस ने। ठीक है, अब आर्यनीयस ने, जो आर्यनीयस साइंटिस्ट थे, इन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में समझाने की कोशिश की। तो इन्होंने ये जो परिभाषा दी थी दोस्तों, ये इन्होंने सबसे पहले दी और सन 1887 में दी। कब दी? सन 1887 में अम्ल और क्षार की परिभाषा इन्होंने प्रस्तुत की। ठीक है, अम्ल और क्षार को इन्होंने समझाने की कोशिश की थी सन 1887 में। देखो इन्होंने किस प्रकार से उन अम्ल और क्षार को समझाने की कोशिश की। इन्होंने बताया कि अम्ल के बारे में, इन्होंने सबसे पहले बताया किसके बारे में? अम्ल के बारे में। इन्होंने अम्ल के बारे में कहा कि ऐसे पदार्थ, ध्यान सुनिएगा, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के, कौन सी विलयन में? जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोजन आयन, ध्यान देना, जलीय विलयन में, यानी इन्होंने कहा कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, मैं लिख देता हूं, ऐसे पदार्थ, ध्यान देना, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, कौन सी विलयन में दोस्तों? जलीय विलयन में, है ना, जलीय, साथ के साथ नोट्स में लिखते जाइएगा ना। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के, है ना, अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन, कौन सा आयन देंगे? हाइड्रोजन आयन यानी अपन कह सकते हैं H+, है ना, हाइड्रोजन आयन। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं। दोस्तों आर्यनीयस ने अम्ल के बारे में क्या बताया? आर्यनीयस ने अम्ल के बारे में बताया कि जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोजन आयन देंगे, क्या देंगे? हाइड्रोजन आयन देंगे, यानी H+ आयन देंगे, वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने अम्ल को इस प्रकार से परिभाषित किया। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हाइड्रोजन आयन देंगे। जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर HCl। दोस्तों HCl जो होता है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कहते हैं ना। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये पहली बात तो अम्ल क्यों है, इसको परिभाषित किसने किया था? आर्यनीयस ने। अच्छा, ये अम्ल क्यों है इसका देखो क्या होगा, जब ये जलीय विलयन में अपघटित होगा तो यहाँ पर बनेगा H+ और Cl-। क्या बनेगा? H+ और Cl-। तो देखिएगा आप, HCl जो है ये विघटित होने के बाद क्या बना रहा है? H+ आयन बना रहा है, इसलिए क्या होगा? एक अम्ल होगा। ठीक है, इसी प्रकार से H2SO4 ये भी जलीय विलयन में अपघटित होगा और बनाएगा 2H+ और SO4-2। इसलिए अब देखो ध्यान देना, इसको बोलते हैं अपन सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल इसको अपन कहते हैं दोस्तों। तो ये क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है जलीय विलयन में अपघटित हो रहा है और H+ आयन दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं H2SO4 एक अम्ल होगा। देखो अपन से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, परीक्षा में क्वेश्चन आ गया कि HCl एक अम्ल है, क्यों? तो हम कारण क्या दे सकते हैं? क्योंकि ये जलीय विलयन में अपघटित होकर के H+ आयन देता है, तो ये अपन कारण भी दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे HNO3, दोस्तों इसको अपन बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल इसको कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। तो ये क्या होगा कि जलीय विलयन में अपघटित होगा, टूटेगा और बनाएगा H+ और NO3-, H+ और NO3-, है ना। तो अब क्या देख रहे हो कि ये भी जलीय विलयन में अपघटित होकर के क्या दे रहा है? H+ आयन दे रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा? एक अम्ल होगा। अब जैसे मान लो तुम्हारे से परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि HNO3 एक अम्ल है, क्यों? तो हम क्या बता सकते हैं? हम बता सकते हैं कि HNO3 जो है ये जलीय विलयन में अपघटित होकर के H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इसलिए क्या है? एक अम्ल होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और भी हम एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं।
इनके अलावा इनको नोट कर लीजिएगा आप। जैसे CH3COOH, ध्यान देना, CH3COOH। अब ये है एसिटिक अम्ल, क्या है? एसिटिक अम्ल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एसिटिक अम्ल। अब मुझे बताइए, एसिटिक CH3COOH है, ये क्या होगा? जलीय विलयन में अपघटित होगा। और CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अब यहाँ पर भी जो CH3COH है, ये क्या कर रहा है? जलीय विलयन में अपघटित हो रहा है और H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है? एक अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल है। और हमें पता है कि जो एसिटिक अम्ल होता है वो किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एक और अपन अम्ल यहाँ पर देखते हैं, H2CO3। इसको अपन बोलते हैं दोस्तों कार्बोनिक अम्ल। कौन सा? कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। अच्छा, कार्बोनिक अम्ल जो है ये क्या होगा? जलीय विलयन में अपघटित होगा, तो ये बनाएगा H प्लस और HCO3 माइनस। तो यहाँ पर भी क्या देख रहे हो कि ये भी जलीय विलयन में अपघटित होकर के H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए ये भी क्या है? एक अम्ल है। तो हम अम्ल के बारे में आर्यनीज के अनुसार अपन क्या समझ सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? जल्दी से बताइए। उन्हें हम कहेंगे अम्ल कहेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि HCl, H2SO4, इसके अलावा HNO3, CH3COOH और इसके अलावा H2CO3, ये सब दोस्तों, ये सब क्या है? ये सब अम्ल हैं। ये सब क्या है? अम्ल हैं। अच्छा, अम्ल क्यों है? क्योंकि ये जलीय विलयन में अपघटित होकर के क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात हम समझने वाले हैं। क्या समझने वाले? ध्यान देना कि जो H प्लस होता है, क्या होता है? H प्लस। तो ये H प्लस जो है दोस्तों, ये बहुत ही क्रियाशील होता है। क्या होता है? अत्यधिक क्रियाशील होता है। और अत्यधिक क्रियाशील होने की वजह से ये जल से क्रिया करेगा। किससे क्रिया करेगा? जल से क्रिया करेगा, है ना। यानी H प्लस जो होता है ये अत्यधिक क्रियाशील होता है, और क्रियाशील होने की वजह से ये किससे क्रिया कर लेगा? जल से क्रिया करेगा। और जल से क्रिया करके ये बनाता है H3O प्लस। इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन आयन जल से क्रिया करके किसका निर्माण करता है? तो हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस का निर्माण करता है। और ये अपन इक्वेशन लिख सकते हैं। बताओ समझ में आ गया? तो अपन क्या लिखेंगे? आप नोट बना के लाइन लिख सकते हो, है ना। क्या लिखोगे कि हाइड्रोजन आयन जो होता है अत्यधिक क्रियाशील होता है, इस कारण ये जल से क्रिया करके क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है दोस्तों, चलो हम आगे चलने की आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सार के बारे में। देखो, आर्यनीज ने अम्ल के बारे में बताया। अम्ल के बारे में क्या बताया कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं। अब सार के बारे में भी बात कर लेते हैं। सार किसे कहते हैं दोस्तों? आर्यनीज ने सार के बारे में भी बताया। सार को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों बेस। क्या बोलते हैं? BASE, बेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सार के बारे में उन्होंने बताया, ऐसे पदार्थ में लिख देता हूँ, ध्यान देखना। ऐसे पदार्थ, ध्यान ना, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, कौन से विलयन में दोस्तों? जलीय विलयन में। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के, क्या होकर के? अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोक्सिल। ध्यान देना, हाइड्रोक्सिल यानी कि हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH माइनस। हाइड्रोक्सिल यानी OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अपन उन्हें सार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सार कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ, ध्यान देना दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के क्या देते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें अपन क्या कहेंगे? सार कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? सार कहते हैं। अब इसके भी अपन एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल इसके समझते दोस्तों सार के। तो सार की जैसे अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहला NaOH। क्या है अपन के पास? NaOH। तो ये क्या होगा दोस्तों? जलीय विलयन में अपघटित होगा और बनाएगा Na प्लस
और OH माइनस। तो क्या देख रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस आयन निष्कासित हो रहा है, बाहर निकल रहा है या विघटित होकर के OH माइनस आयन आ रहा है। तो इसीलिए अपन कहेंगे कि NaOH एक क्षार होगा और इसका नाम है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको अपन बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा नाम। NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा दोस्तों देख लेते हैं KOH। ठीक है, अब ये भी क्या होगा? जलीय विलयन में अपघटित होगा तो K प्लस और OH माइनस आयन में विघटित हो जाता है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर भी OH माइनस आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या होगा? KOH भी एक क्षार होगा। तो क्षार इसका नाम है दोस्तों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ध्यान देना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ओके। इसके अलावा और भी अपन एग्जांपल देख लेते हैं। NH4OH। NH4OH तो ये भी जलीय विलयन में अपघटित होगा तो और बनाएगा NH4 प्लस OH माइनस। ठीक है, NH4 प्लस OH माइनस। तो यहाँ पर भी हमारे पास OH माइनस आयन आ रहा है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि NH4OH जो है ये भी एक क्षार होगा और इसका नाम है दोस्तों अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल अगर अपन देखें MgOH का होल क्वाइज। दोस्तों ध्यान देना, जब भी कोष्टक के बाहर 2 लगा हो तो उसको बोलते हैं होल क्वाइज। क्या बोलेंगे? होल क्वाइज बोलते हैं। ठीक है, तो MgOH का होल क्वाइज यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होगा दोस्तों? जलीय विलयन में अपघटित होगा और बनेगा Mg+2 और 2OH माइनस में विघटित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी OH माइनस आयन आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये भी एक क्षार होगा और इसका नाम है दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपन इसको कहते हैं। ठीक है, ओके। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि MgOH का होल क्वाइल जो है ये भी जलीय विलयन में अपघटित होकर के क्या बना रहा है? OH माइनस आयन में विघटित हो रहा है। तो हम आर्यनियस के अनुसार ये कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो सब क्या होते हैं? क्षार होते हैं। और जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं वो सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कह सकते हैं? हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि ध्यान देना कि देखो NH4OH है ना, सॉरी अपन कह सकते हैं NaOH है ना, और KOH, इसके अलावा NH4OH और इसके अलावा MgOH का होल क्वाइज और भी बहुत सारे दोस्तों है ना, CaOH का होल क्वाइज, इस प्रकार से। तो ये सब दोस्तों क्या हैं? ये सब क्या हैं? ये सब क्षार हैं, क्योंकि जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस आयन दे रहे हैं, इसलिए ये क्षार होंगे। ठीक है, तो हमने अम्ल और क्षार को देखा किसके अनुसार? आर्यनियस के अनुसार। आर्यनियस ने बताओ अपनी परिभाषाएं कब दी थी? 1887 में दी थी। ठीक है, ये माइंड में बिठा लेना। अब इसके बाद हम यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट करने वाले हैं, और बात क्या करने वाले हैं? मैंने आपको लवण पढ़ाए थे है ना, लवण के 3 प्रकार हमने पढ़े थे, उदासीन लवण, अम्लीय लवण और सारे लवण। तो वहाँ पर हमने बात किया था प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, और मैंने कहा था कि ये अपन आगे पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करने वाले हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की। किसकी बात करेंगे? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की बात करेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान देना। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की। तो दोस्तों अब ये प्रबल अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल क्या है? किसे कहते हैं प्रबल अम्ल? तो दोस्तों ध्यान देना कि वे अम्ल, ध्यान देना, समझना, वे अम्ल जो जलीय विलयन में, कौन सी विलयन में? जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया यानी पूरी तरह से पूर्णतया अपघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पूर्णतया यानी पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं।
यानी ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह से यानी पूर्णतया अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे अपन, प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। यानी ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया यानी पूरी तरह से अपघटित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं, क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यानी ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह से अपघटित हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल होंगे, और वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया अपघटित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण की बात कर लेते हैं हम कि प्रबल अम्ल के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो ध्यान देना, एक तो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और एक आता है दोस्तों HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। तो ये तुम्हें याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कोई दो प्रबल अम्लों के नाम बताइए, तो हम इनके नाम बता सकते हैं। इसी प्रकार दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों CH3COOH। इसके अलावा अपन कह सकते हैं H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं, और ये हो गया कार्बोनिक अम्ल। तो यानी एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल जो हैं ये दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। तो ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण हो गए, और ये किसके उदाहरण हो गए, ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हो चुके हैं। ठीक है, तो ये अपन ने दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया है। अब वापस एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा कि प्रबल अम्ल क्या होंगे। प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः यानी पूरी तरह से अपघटित हो जाते हैं, और दुर्बल अम्ल वे होंगे जो जलीय विलयन में पूर्णतः यानी पूरी तरह से अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपन ने इनको डिफाइन किया, और एग्जाम्पल मैंने लिखाई दी। ये आपको याद करने दोस्तों, बार बार पढ़ने है ना, जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतने याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रबल सार और दुर्बल सार। दोस्तों कुछ भी चेंज नहीं करना, ध्यान देना, टिक टिक ही एकदम पूरा फोकस के साथ देखना है। एक तो है प्रबल सार, है ना, प्रबल सार, और एक होगा दोस्तों दुर्बल सार। क्या होगा, प्रबल सार और दुर्बल सार। ध्यान देना, कुछ भी चेंज नहीं करना। यहाँ पर अम्ल की जगह क्या करना है, सार करना है। क्या करना है, सार। यहाँ पर भी अम्ल की जगह क्या करना है, सार करना है। ठीक है, और यहाँ पर भी अम्ल की जगह क्या करना है, सार करना है। और जैसे का जैसा, यहाँ पर भी अम्ल की जगह क्या कर दो, सार कर दो। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रबल सार पढ़ रहे अपन तो क्या कहेंगे, वे सार जो जलीय विलयन में पूर्णतया अपघटित हो जाते हैं प्रबल सार कहलाएंगे, है ना। वे सार जो जलीय विलयन में पूरी तरह से पूर्णतया अपघटित हो जाते हैं प्रबल सार कहलाएंगे। जैसे ऐसा जैसे चेंज होगा ना, जैसे या उदाहरण अपन कहेंगे कि NaOH और KOH, ये क्या है, प्रबल सार के उदाहरण दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार दुर्बल सार किसे कहते हैं, पहले तो ध्यान देना, वे सार जो जलीय विलयन में पूर्णतया अपघटित नहीं होते हैं दुर्बल सार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करें NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और MgOH का होल क्वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और भी है तो अपन को इन दोनों को ध्यान रख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट पूछ ले जाए कि दुर्बल सार के दो उदाहरण बताए तो अपन बता सकते हैं, प्रबल सार के दो उदाहरण बताए तो बता सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। तो प्रबल अम्ल हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया, प्रबल सार दुर्बल सार हमने समझ लिया। तो प्रबल अम्ल वापस मैं बता रहा हूँ, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया अपघटित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाएंगे, और वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया अपघटित नहीं होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण मैंने लिखा दिए, वहां से आप देख लेना। इसके अलावा प्रबल सार किसे कहते हैं, वे सार जो जलीय विलयन में पूर्णतया अपघटित हो जाते हैं प्रबल सार कहलाएंगे, और वे सार जो जलीय विलयन में पूर्णतया अपघटित नहीं होते दोस्तों वो क्या कहलाएंगे, दुर्बल सार कहलाते हैं। तो ये बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी, है ना, मुझे लगता है, विश्वास है मुझे दोस्तों आपके ऊपर। और आगे चलते हैं, और बार में वापस आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अभी तक भी जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो घंटी आ रहा है, घंटी नीचे जो आ रहा है उसको भी जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अगर अच्छी लगती हैं तो सब लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको समझ में नहीं आता जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हम यहाँ पर थोड़ी सी और मैं आपको बात समझाना चाहूँगा।
यहाँ पर दोस्तों हम समझेंगे कुछ पॉइंट्स। पॉइंट्स ये हैं कि आर्यनीज जो संकल्पना है दोस्तों, आर्यनीज संकल्पना में अम्ल और सार, अम्ल और सार के में क्या होता है कि अम्ल से तो बनता है H+, अम्ल क्या विघटित होने के बाद क्या होता है H+ देता है, और सार में विघटित होने के बाद क्या होता है OH- देता है। तो अम्ल और सार की क्रिया में H+ और OH-, यानी कि आर्यनेस की संकल्पना में अम्ल और सार से उत्पन्न H+ और OH- आयन संयोग करेंगे और जल का निर्माण करते हैं। तो अपन कह सकते हैं H+ और OH- आयन क्रिया करके क्या बना लेंगे दोस्तों, H2O बना लेंगे जल। यानी कि अम्ल और सार से जो H+ और OH- आयन बना, वो दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। और साथ में इसमें क्या होता है, उष्मा भी मुक्त होती है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत भी आते हैं। किसके अंतर्गत, उष्माक्षेपी। और इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पर अपन कह सकते हैं इसमें उष्मा भी मुक्त होती है, इसलिए ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि अम्ल और सार की परिभाषा जो दी गई अभी, वो आर्यनेस के अनुसार दी गई। अब आर्यनेस ने जो अपनी परिभाषा दी, आर्यनेस ने जो अपनी परिभाषा दी दोस्तों, तो उसके बाद भी कुछ और वैज्ञानिक आए, ब्रोंस्टेड लोरी, उन्होंने भी अम्ल और सार के बारे में समझाया। तो क्या जरूरत पड़ गई भाई, देखो आर्यनेस ने जब अम्ल और सार के बारे में समझा दिया तो उनको क्या जरूरत पड़ी, तो दोस्तों जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब आर्यनेस से ये बात पूछी गई कि कुछ ऐसे अम्ल और सार भी हो सकते हैं जिनमें H+ और OH- आयन नहीं होंगे, तो क्या वो भी अम्ल और सार होंगे। तो आर्यनेस उस बात का क्लियर नहीं कर पाया था, यानी उस बात को समझा नहीं पाया था, इसलिए आर्यनेस संकल्पना की कुछ कमी हो गई। और कमी क्या हो गई, तो अपन लिखेंगे आर्यनेस संकल्पना की कमी, आर्यनेस संकल्पना की, ये ध्यान रखना है दोस्तों ना, आर्यनेस संकल्पना की कमी, आर्यनेस संकल्पना की कमी। तो आर्यनेस संकल्पना की कमी क्या रही, ध्यान सुनना, मैं बोल रहा हूं, आर्यनेस केवल उन अम्ल और सारों के बारे में स्पष्ट कर सका, ध्यान सुनना, आर्यनेस केवल उन अम्ल और सारों के बारे में स्पष्ट कर सका जिनमें H+ और OH- आयन होते हैं, यानी वो उन्हीं अम्ल और सारों के बारे में बता सका जिनमें H+ और OH- आयन होते हैं। और यह उन अम्ल और सारों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता पाया जिनमें H+ और OH- आयन नहीं होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, आर्यनेस केवल उन्हीं अम्ल और सारों के बारे में बता सका था जिनमें H+ और OH- आयन होते हैं। यह उन अम्ल और सारों के बारे में स्पष्ट ही नहीं कर सका जिनमें H+ और OH- आयन नहीं होते हैं, इसलिए इसकी क्या बन गई थी दोस्तों, कमी बन गई थी। इसलिए अन्य वैज्ञानिकों को यहाँ पर अम्ल और सार को परिभाषित करने के लिए आना पड़ा था। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अम्ल और सार के ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना के बारे में। थैंक यू।